Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. So the topic for today is 10.4, exercise 10.4 of your chapter number 10, vector algebra. Okay, this is what we are supposed to complete today. And how many questions are there? There are in all 12 questions only. जिसमें से भी दो मल्टीपल चॉइस, तो वी आर वेरी मच डिटरमाइंड टू कंप्लीट इट इन वन शॉट. ओके, और हो भी जाएगी शायद तक, तो है ना, इजी होगी क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज 18 क्वेश्चंस वाली वन शॉट में कवर कर ली थी, तो 10 क्वेश्चन वाली तो हो ही जानी है. बट ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो कैलकुलेशन बस चाहता हूँ, बाकी डिफिकल्टी तो नहीं है. डिटर्मिनेंट बस सॉल्व करने में वो थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो एक अलग बात है ना. बाकी क्वेश्चंस तो इजी होंगे, टॉपिक वाइज ही होंगे ना. आपको टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, तो इंट्रोडक्शन हमने कल कवर किया था. क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो ध्यान होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालते कैसे वो ध्यान होना चाहिए, प्लस प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए. डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड, कुछ क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में स्केलर एंड क्रॉस के मिक्स में भी है, तो डिफरेंस बिटवीन दोज याद होना चाहिए. प्लस फिर फाइनली जाते जाते एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्वेश्चन किया था, वो भी होंगे इस एक्सरसाइज में ऑब्वियसली. और वो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एज पर योर बोर्ड एग्जाम्स. एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा, यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा आपको वो निकालना पड़ेगा. ठीक है ना, तो वो फॉर्मूला भी आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एंड देखो, अब आप प्री बोर्ड्स के चक्कर में, अगर आप ये अभी हमारा कोर्स ही खत्म नहीं हुआ है, देखो हाँ हम डिटेल में कर रहे हैं. अब अगर आप प्री बोर्ड्स के चक्कर में इसको छोड़ोगे, प्री बोर्ड्स के चक्कर में इसको क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को पढ़ा हुआ नहीं है, मेरा प्री बोर्ड है, मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी. बट सोचो, एक बार इमेजिन करो, एक बार उस सिचुएशन को सोचो. भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, और आएगी भी नहीं, आई प्रॉमिस यू. पर भगवान अगर ऐसी सिचुएशन आए कि कल मैथ्स का फाइनल बोर्ड एग्जाम है, या किसी भी सब्जेक्ट का फाइनल बोर्ड एग्जाम है, और आज हम पढ़ रहे हैं और हमको पता है हमको आता नहीं है, तो जब अभी इतनी टेंशन हो रही है, तो उस टाइम कितनी टेंशन होगी, है ना. तो उस सिचुएशन कोई सेंस है भी नहीं, और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्लास में आके उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, हमको शीट्स पे कैसे लेके जाते. चलो वो तो स्कूल का मैटर है, वी विल नॉट डिस्कस दैट. बट कुल मिला के क्या है कि प्री बोर्ड्स में अच्छी बात है, पढ़ाई करनी है, दोनों को मैनेज करना है ना. आपका जैसे भी जिस भी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड है, आप 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल भर का आज ही पढ़ोगे. 12th बोर्ड में हो भाई, पूरे साल भर पढ़ना पड़ता है ना. तो आपको पढ़ा हुआ तो होगा ही सी, बट आप ये वाली क्लास मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते. आप कोर्स को नहीं रोक सकते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बोर्ड एग्जाम्स में हो जाएगी तो बहुत बुरा लगेगा उस टाइम आपको भी और मुझे भी. इसलिए मैं एक एक क्लास को ले रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई भी क्लास मिस ना हो. हाँ, पता है आपको, कल मेरे को अर्जेंटली कहीं जाना था, कल मैं पूरे दिन ऑफ लेना चाह रहा था, लेकिन आपके जैसे एक दो क्लासेज 11th का भी सबने लेट ज्वाइन किया, तो कोर्स नहीं हो रहा है. तो उनके चक्कर में मैं अपनी शेड्यूल को वो कर रहा हूँ भाई, नहीं छुट्टी नहीं होनी चाहिए. और अगर मेरी इन केस होगी भी सही, तो आपको भी पहले बोल देता हूँ, बाकी बच्चों को पहले बोला हुआ है कि आप रेडी रहना ऑनलाइन क्लास के लिए. मैं जहां भी होऊंगा, जिस भी आउट ऑफ स्टेशन भी होऊंगा, मैं वहां से ऑनलाइन क्लास होंगे. क्लास अब टिल योर बोर्ड एग्जाम्स डेली होगी, अगर आप खुद का भला चाहते हो, और अटेंड भी आपको करनी होगी. यस, जब भी काम होगा, नहीं तो फिर भूल जाओ. ओके, दिस इज द टाइम टू पुश योर सेल्फ. ऐसे मौके जीवन में बहुत कम आते हैं, तो इस मौके को भी इंजॉय करो. इस मौके को भी अपने आप को आप याद रखोगे इन मौकों को, यार ऐसा भी दिन आया था, ऐसा भी मौका आया था ना. तो इस मौके को एंजॉय करो और पुश करो थोड़ा अपने आप को. और क्या, चलो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. फाइनली बहुत हो गया भाषण. एक्सरसाइज 10.4, क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. देखो, हमको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए, और क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डंडों का मतलब पता होना चाहिए, कब तो ये मॉडुलस है और कब ये मैग्नीट्यूड है. तो आपको देखना है अंदर वाली क्वांटिटी क्या है. एक वेक्टर, तो वेक्टर के अगल बगल लग गया, दैट मीन वेक्टर का थोड़ा मॉडुलस होता है. और अंदर वाली स्केलर है, तो फिर वो मॉडुलस का काम कर रहा है. तो अंदर वाली क्वांटिटी ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर देता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर देता है. तो वेक्टर के अगर इर्द गिर्द डंडे लगे हुए हैं, दैट मीन्स आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है. ठीक है, तो आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है. उसके लिए आपको पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा. तो लेट्स से ये दो वेक्टर्स गिवन है, क्लियर कट में ऊपर लाइन लिख दूंगा, हियर द गिवन टू वेक्टर्स आर दिस एंड दिस. ओके, नाउ स्ट्रेट अवे फाइंड द ए क्रॉस. अच्छा, जो ए क्रॉस बी आएगा उसको भी एक नाम दे देते हैं, लेट अस से सी. लेटर से उस वेक्टर को क्या नाम दे देते हैं, सी. थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है ना, बार बार वो बड़ा सा लिखें क्रॉस बी, तो अब जब जरूरत होगी अपन ए क्रॉस सी भी लिख सकते, सी भी लिख सकते हैं क्रॉस बी की जगह. तो फॉर्मूला सबको याद है, ठीक है ना. दो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है ना, दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिटरमिनेंट फॉर्मूला है ना. और अगर कंपोनेंट फॉर्म में ना गिवन है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में गिवन है, तो क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप. तो वो एक अलग फॉर्मूला है जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में गिवन हो और एंगल गिवन हो. और अभी कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो फॉर्मूला इज आई कैप
ए 3 by 3 डिटर्मिनेंट जिसमें फर्स्ट रो होगी आई कैप जे कैप के कैप, और सेकेंड एंड थर्ड रो आर द आर व्हाट आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स। तो 1 -7 7, देन 3 -2 2। ठीक है साहब, इसको सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना। शायद ही ऐसा बच्चा हो जिसको ना आता हो, नहीं आता तो फिर नो वन कैन हेल्प यू। आप पुराने वीडियोस देखो और तो क्या कहेंगे। ओके, सो आई कैप के कंपोनेंट्स हो जाएंगे -7 इंटू, अभी पहला क्वेश्चन है तो मैं बिल्कुल डिटेल में करके बता रहा हूँ, -7 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 7, राइट, दिस इंटू दिस, राइट। ओके, उसके बाद फिर माइनस जे कैप, दूसरा वाला कंपोनेंट ऑड है तो अपन माइनस में लेते हैं, है ना। ठीक है, तो जब आई कैप लिया था तो ये और ये खत्म हुआ था, अब जे कैप ले रहे हैं तो ये और ये खत्म हो जाएगा। वन सेकेंड, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 -3 इंटू 7, देन प्लस लास्ट वाला वापस इवन पोजीशन है तो के कैप पॉजिटिव में लेंगे, और इसमें ये डिटरमिनेंट के कैप वाले उसको हटाएंगे, मतलब वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन, है ना, डिटरमिनेंट में खूब किया अपन ने। तो 1 इंटू -2 -3 इंटू -7, ये काम आपको करना है। सो -7, हम इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करो, है ना, तो -14 +14 खत्म हो गया, कि -14 +14, ओके खत्म हो गया, ठीक है। माइनस जे कैप अंदर इसके चलना जरा, तो 2 -21, ठीक है, प्लस के कैप इसके अंदर प्रवेश करो, तो -2 +21। तो ये एक तरीके से जीरो आई कैप हो चुका है, एक बार के लिए लिख लो, चलो, है ना, जीरो आई कैप। 2 - 21 क्या होता है, -19, माइनस बाहर भी है तो +19 जे कैप। देन आ जाओ, 21 - 2 इज 19 के कैप, 19 के कैप। सो दिस इज द फाइनल सी वेक्टर, यानी कि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर निकल चुका है, इसका आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालने, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो पहली एक्सरसाइज में सीखा है आपने, पहली दूसरी एक्सरसाइज में। तो नाउ वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, या फिर यूं कहूं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अच्छा यहाँ लिखा नहीं, ये ए क्रॉस बी एक्चुअली, है ना, इधर भी लिखो कि वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इक्वल टू, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट, 0 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, तो 19 √2 आएगा। शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहिए, जीरो तो कुछ है नहीं, 19 स्क्वायर यानी 2 × 19 का स्क्वायर, 2 × 19 का स्क्वायर, एक तरीके से लिख सकता हूँ 2 × 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर का रूट तो 19 हो जाएगा, 19 √2। शॉर्ट में सॉल्व करना आना चाहिए बेटा, कैलकुलेशन इतनी हार्ड एंड क्विक होनी चाहिए, ऐसे नहीं 19 का स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर 19 का स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर जोड़ रहा हूँ, फिर फैक्टराइज कर रहा हूँ, है ना। तो 19 का स्क्वायर 19 का, 2 × 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर का जो रूट होगा 19 √2 यूनिट्स। तो मैथ्स भी करते जाओ, आंसर आंसर की। So first question was general introduction of a cross product of two vectors. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Question number 2 is find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b, vector a minus b, where vector a की डेफिनेशन ये दी गिवन है कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर बी की डेफिनेशन ये गिवन है। अच्छा देखो, एक वेक्टर, दो वेक्टर बनाने, इन दोनों वेक्टर की मदद से, इन पे अलजेब्रा लगा के, एक बार तो उनका करना है प्लस ए प्लस बी, और एक बार करना है माइनस। तो उनका नाम रख देता हूँ, जैसे प्लस करने के बाद माइनस आया जो सी वेक्टर रख देता हूँ, एक बार पहले इतना काम कर देता हूँ, चलो, है ना। तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या, वेक्टर ए प्लस बी, इसके नीचे करता हूं ताकि जोड़ने में आसानी रहे। वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे करेंगे, वैसे आप एग्जाम में कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए प्लस, यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी, फिर 1 to 1 कंपोनेंट से जोड़ के आप ऐसे ढंग से एग्जाम में करके आएंगे। अभी अपन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं क्योंकि वी आर डिटरमाइंड टू कंप्लीट इट इन वन शॉट। तो 3 + 1 डायरेक्ट करूंगा मैं, 3 + 1 यानी कि 4 आई कैप, then 2 + 2 4 j cap, then 2 - 2 will be 0 k cap, fine, ठीक है। अब ए वेक्टर डी भी निकाल लो लगे हाथ, एंड वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसमें भी आपको वही करना है, पहले इधर ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर माइनस करना है। अभी अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 3 - 1 विल गिव मी 2 आई कैप,
and 2 minus 2 will give me 0 j cap, and 2 minus minus 2 will give me plus का 4 k cap। ठीक है, तो ये दो वेक्टर्स हमने निकाल लिए। आगे का क्वेश्चन वाले हमने इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है, बट फिर भी इतना तो करना ही पड़ेगा, ये तो समझ में आ रहा था ना। कई बात क्या होता है, क्वेश्चन अधूरा मतलब थोड़ा सा पढ़ते ही आपको ये तो हिंट हो जाता है, चलो ये तो करना ही है, करो फिर आगे पढ़ो, है ना। तो अलग अलग टेक्निक्स अपन क्वेश्चन को रीड करने की यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये दो वेक्टर्स आ गए, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब फाइंड अ यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर, इससे भी हो। अब इसका नाम क्या रख दिया आपने, सी, इसका नाम क्या रख दिया आपने, डी। तो सी और डी दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं तो 2D में तो पॉसिबल ही नहीं है, 3D में ही पॉसिबल है, और 3D में हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो वो सीधा सीधा नहीं कह रहा है, देखो वैसे भी कह सकता था फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, नहीं कर रहा है वो, ऐसा कंफ्यूज कर रहा है, टू बोथ द वेक्टर्स ईच ऑफ द वेक्टर, ऐसे वर्ड यूज कर रहा है जानबूझ के। अब बच्चा क्या करेगा, डॉट प्रोडक्ट ही जो जानता है वो पहले इस दिस डॉट दिस जीरो करेगा, फिर दिस डॉट दिस जीरो करेगा, फिर उनमें से कॉमन एलिमेंट्स निकलेगा, उसमें आगे सॉल्व होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है ना। लेकिन हमको तो पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में के रिजल्ट एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अब मैं स्ट्रेट अवे क्या निकाल रहा हूँ, सी क्रॉस डी। अगर मेरे पास सी और डी है तो आई विल फाइंड आउट सी क्रॉस डी। नीचे निकाल लेते हैं नाउ, सी क्रॉस डी, और आई कैन राइट इट एज वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस बी। और ऊपर अभी फॉर्मूला किया ही था अपन ने, अब थोड़ा डिटरमिनेंट थोड़ा क्विक सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चंस में अपन। सो आई कैप जे कैप के कैप, और स्केलर कंपोनेंट्स सी के कौन से हैं, 4 4 0, और डी के क्या हैं, 2 0 4। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट। आई कैप के कंपोनेंट्स बोलो, 4 4 जा 16 माइनस 0 16 आई कैप, देन माइनस जे कैप तो लग ही जाएगा, लेकिन 4 4 जा 16 माइनस 0 तो माइनस 16 जे कैप, एंड के कैप के कंपोनेंट्स ये गया 4 0 जा 0 माइनस 8 के कैप। तो ये आ गया मेरा वेक्टर सी क्रॉस डी। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे एक पंगा हो रहा है, बहुत कम बच्चे सोचते हैं ये चीज। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तो ए जो सी क्रॉस डी वेक्टर आएगा, एक वेक्टर है वो भी, लेट्स से इसका नाम ई रख देता हूं, इसका नाम क्या रख देता हूं, ई। ये सी क्रॉस डी है, तो ये जो ई वेक्टर निकल चुका है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 कैप भी निकल तो चुका है। लेकिन अब ये ई वेक्टर अगर आप सी से डी की तरफ जाओगे तो कुछ और आएगा, और डी से सी की तरफ जाओगे तो कुछ और आएगा। जब सी से डी की तरफ जाओगे तो भी परपेंडिकुलर, स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो भी बाहर आएगा, वो परपेंडिकुलर आ रहा है, और अंदर ऐसे डी से सी की तरफ जाओगे तो भी तो वो परपेंडिकुलर ही जा रहा है, दोनों वेक्टर से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसे एक नहीं दो वेक्टर्स है। ठीक है, अगर ई वेक्टर ये है तो मैं ऊपर देखो एक चीज लिख रहा हूं, सो वेक्टर एफ जो होगा वो डी क्रॉस सी होगा। वो क्या होगा, सी क्रॉस डी नहीं होगा, डी क्रॉस। या तो वो क्लियर कट कहे कि सी से डी की तरफ आना है या डी से सी की तरफ आना है, उसने क्लियर नहीं किया, उसने कहा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस। यूनिट वेक्टर की तो चलो बात नहीं कर रहे, अभी तक परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर से, इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर, तो ऐसे एक नहीं दो वेक्टर होते हैं। ये बात अपन ने इंट्रोडक्शन में देखी थी कि प्लेन से परपेंडिकुलर एक ऊपर वेक्टर भी हो सकता है और एक नीचे भी हो सकता है। सो वेक्टर एफ मान लेता हूं जो कि डी क्रॉस सी जा रहा है, क्या जा रहा है, जो डी क्रॉस। अब क्या दोबारा करने बैठेंगे ना, डी क्रॉस सी इक्वल टू प्रॉपर्टी यूज करेंगे, माइनस ऑफ सी क्रॉस डी, माइनस ऑफ सी क्रॉस डी, और सी क्रॉस डी हम निकाल चुके हैं, तो इट विल बी लाइक माइनस ऑफ, क्या निकाला हमने, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। अब बहुत कम बच्चे हैं जो ये बात सोचते हैं, सीधा यही बस आंसर इसका यूनिट वेक्टर निकाल के छोड़े आते हैं और मार्क्स कट जाते हैं, और सोचते घूमते फिरते हैं फिर कि सर मेरे मार्क्स पता नहीं कहाँ कट गए, है ना। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आंसर की से मैच किया करो, आंसर मेरे को दो होंगे 100% प्लस 8 के कैप। ठीक है, चलो अभी भी हमको केवल ये परपेंडिकुलर वेक्टर मिला है, अभी जो हमको मिला है बेटा वो क्या मिला है हमको, वेक्टर एन मिला है। क्या मिला है हमको, वेक्टर एन, एन कैप नहीं मिला है। उसने क्या कहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब ये दो वेक्टर हैं, इनसे परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन ऊपर और नीचे का भी यूनिट वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो हमको एक्चुअली ई कैप और एफ कैप चाहिए, हमको क्या चाहिए एक्चुअली, ई कैप एंड एफ कैप। तो हम निकालते हैं हम नाउ, इतना हमने कर लिया, दो आ रहे हैं,
यस बिल्कुल, यस प्लस माइनस मैंने दो। सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ, टू बोथ वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी इज 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 ई कैप और एफ कैप। और मुझे पता है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव है, मुझे पता है ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। तो मैं ऐसा करूं, देखना ध्यान से, प्लस और माइनस, और जो अब ये ई कैप लिखा हुआ है, हाँ मतलब क्या करूं, देखो ई कैप निकालना है आपको या अलग अलग ही निकालूं? आप पहले ई कैप निकालो तसल्ली से, आप पहले ई कैप निकालो तसल्ली से, है ना। तो ई कैप कैसे निकलेगा, इसका इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, वेक्टर ई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला है ना, तो 16 i कैप, 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप डिवाइडेड बाय, इसका करो मैग्नीट्यूड, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, देन अगेन 256, देन 64, इनको जोड़ना है आपको, तो 512 तो ये हो गए, 512 और 60, 572, 576, 576 का रूट होता है 24, तो 16/24 यानी कि 16 बाय, चलो एक बार लिख लो, 16/24 i कैप माइनस 16/24 j कैप, देन माइनस 8/24 k कैप। चलो 16/24 यानी 2/3, 2/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप एंड देन माइनस 1/3 k कैप। तो ये तो आ गया ई कैप, और मुझे पता है एफ कैप इसी का नेगेटिव होगा, है ना। एंड एफ कैप क्या हो जाएगा, इसी का नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ ई कैप, क्योंकि वेक्टर एफ जो है वेक्टर ई का नेगेटिव है ना, तो एफ कैप भी माइनस ई कैप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसी का नेगेटिव कर दूं मैं, तो -2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप and then plus 1/3 k कैप। So these are the two vectors, आप आंसर मैच करो, यही है, ये दो वेक्टर्स हमारे फाइनल आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट मार्क का, चले, क्योंकि कैलकुलेटिव भी था, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ यूनिट वेक्टर वेक्टर ए मैक्स एंगल दिस विद आई कैप विद जे कैप, देखो विथ आई कैप का मतलब है, आई कैप क्या चीज है, एक्स एक्सिस पे जाने वाला यूनिट वेक्टर है, जैसे एक्स एक्सिस जा रही है, देखो कितना मतलब है ना, हमको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है ना। तो आई कैप क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप क्या होता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, और के कैप क्या होता है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो ये क्या कह रहा है, आई कैप के साथ एंगल बना रहा है, सीधा ही कहते हैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, क्योंकि आई कैप उसी एक्सिस में जाने वाला तो एंगल है, उसी एक्सिस के ऊपर ही तो रखा हुआ है, वो जस्ट उसके ऊपर ही तो रखा हुआ है। तो आप ऐसे ही कह दो कि साहब है ना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो हम सीधे ही उसको क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, है ना, कॉस कोसाइंस ले लेते हैं ना अपन उसके, ठीक है ना। तो हम सीधा ही कर लेंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइन सीधे ही निकाल लेंगे, बट ऐसा नहीं किया, उसने कंफ्यूज किया। चलो ठीक है, एनीवेज हमको क्या गिवन है कि एफ ए यूनिट वेक्टर वेक्टर ए है, जो ये एंगल तो बनाता है आई कैप के साथ, दैट मींस एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल बनाता है जे कैप के साथ यानी कि वाई एक्सिस के साथ, और एक एक्यूट एंगल थीटा बनाता है के कैप के साथ, है ना, यानी जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो आपको पहले तो थीटा निकालना है और फिर उस वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना है, ठीक है ना। चलो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो थीटा निकालते हैं ना। तो एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ विथ सबसे पहले एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस आई कैप दिया हुआ है, तो मैं तो शॉर्ट फॉर्म मतलब मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स एक्सिस कितना है पाई बाय 3, पाई बाय 3, फिर एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ वाई एक्सिस, ये कितना है पाई बाय 4, एंड देन विथ जेड एक्सिस कितना है थीटा, और वही मुझे पता करना है, जेड एक्सिस कितना है थीटा, एंड दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, ये आपको पता करना है, ठीक है। अभी थीटा कैसे पता करेंगे, देखो अगर एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस ये है, तो जो एंगल बनता है उसका कॉस निकालू तो वो कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर बन जाते हैं, है ना। कोसाइंस ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो मैं कोसाइंस डायरेक्शन कोसाइंस जो बोलते हैं ना, नाउ डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन दो चीजें थी ना, याद है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर आर कौन कौन से हो जाएंगे, एल एम एन, है ना, इस तरीके से निकालते थे अपन, एल एम एंड एन।
तो एल तो निकलेगा कॉस पाई बाय 3, एम निकलेगा कॉस पाई बाय 4 एंड एन निकलेगा कॉस थीटा जो कि है मिसिंग, है ना, जो कि है मिसिंग। तो cos पाई बाय 3 तो बताओ cos 60 1/2 एंड cos पाई बाय 4 1/√2, और ये तो खैर मिसिंग है, इसी क्वेश्चन मार्क है ना। अब आपको एक रिलेशनशिप पता है, नाउ वी नो दैट, ये रिलेशन डायरेक्ट यूज करेंगे एज ए रिजल्ट की तरह ना, इसका प्रूफ हमने पहले किया हुआ है, इधर नहीं करना अपने को। वी नो दैट कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आपको उस टाइम में बताया था कि अगर दो एंगल गिवन हो, अगर एक एंगल गिवन हो तो बाकी दो एक्सिस का एंगल नहीं निकाल सकते, 2D में तो निकाल सकते हैं, 2D में अगर एक एंगल गिवन हो तो बची हुई दूसरी एक्सिस का 90 माइनस थीटा कर दो, है ना। लेकिन 3D में अगर अपने को दो एंगल्स गिवन हो तो तीसरा निकाल सकते हो, एक एंगल से बचे हुए दो एंगल्स नहीं निकाल सकते, इक्वल टू 1। सो इट विल बी लाइक एल, अगर 1/2 है तो एल स्क्वायर की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर देन 1/√2 का स्क्वायर, और एक बार के लिए इसको एन स्क्वायर ही रख दो, है ना, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, चलो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो इट विल बी लाइक 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आता है 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, 1/2 3/4 हो गया, तो 1 में से 3/4 गया तो 1/4। तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1/4, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आएगा, प्लस और माइनस 1/2 आएगा। लेकिन क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, तो थीटा एक्यूट एंगल है तो माइनस 1/2, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो कॉस थीटा माइनस 1/2 हो सकता है क्या, नहीं होगा। कॉस अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो कॉस थीटा प्लस 1/2 ही होगा, है ना। आपको एक चीज गिवन है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा एस एस थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एस थीटा इज एन acute angle, सो cos थीटा की वैल्यू क्या ले लूंगा मैं, +1/2 ले लूंगा, और cos थीटा +1/2 है तो थीटा कितना हो जाएगा, इंप्लाइज थीटा इक्वल टू, बोलो 1/2 कब देता है, अभी ऊपर लिखा तो है हमने पाई/3 पे 1/4, तो cos स्क्वायर थीटा आया था ना बेटा, cos स्क्वायर थीटा आया था ना। सो थीटा इक्वल टू और पाई/3, तो ये वाली चीज तो गिवन हो गई, पाई/3 है ये, है ना, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पाई/3 है ना। ठीक है, अब उसने क्या कहा, वेक्टर ए के कंपोनेंट्स बताओ, स्केलर कंपोनेंट्स पूछ रहा है, कंपोनेंट्स पूछ रहा है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दोनों, यानी समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप, ये बताना है आपको, है ना। अब सुनना ध्यान से, अगर अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स एल एम एन ही होते हैं, और अगर वो यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसके कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एलिमेंट है, फिर उसके कंपोनेंट्स एबीसी होते हैं, तो एबीसी तो इसके मल्टीपल होते हैं, एबीसी क्या होते हैं, इसके मल्टीपल होते हैं। कहने का मतलब ये है, चीज को समझो कि अगर मेरे पास एनी वेक्टर है, अगर मेरे पास एनी वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, उसके कंपोनेंट्स होंगे ए आई कैप कॉमा बी जे कैप कॉमा सी के कैप, और ये एबीसी कहां से निकालेंगे सर, एलएमएन निकाल के उसके मल्टीपल्स करने, और ऐसे बहुत सारे सेट्स इनफाइनाइट बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास यूनिट वेक्टर है, लेकिन अगर मेरे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो उसके कंपोनेंट्स जो होंगे वो एक ही सेट में बनेंगे, एल आई कैप कॉमा एम जे कैप कॉमा एन के कैप। तो अभी तो मेरे पास यूनिट वेक्टर गिवन है, देखो पढ़ो, इफ अ यूनिट वेक्टर है, ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है, देखो इसको यहाँ क्या लिखना चाहिए, ए कैप लिखना चाहिए, यूनिट वेक्टर है तो, बट हमको कंफ्यूज करने के लिए वो इस वर्ड को यूज कर रहा है, ठीक है। तो नाउ द कंपोनेंट्स, सिंस वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, सिंस वेक्टर A is a unit vector, so components of vector A are, of vector A vector A are, सबसे पहले L ले लो 1/2 आई कैप कॉमा, फिर 1/√2 जे कैप एंड cos थीटा निकाला था ना आपने, क्या 1/2 के कैप, ठीक है। और लिखूंगा कैसे, अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। अच्छा, स्केलर के था तो फिर 1/2 1/√2 1/2 के था, लेकिन इसने सिंपली कंपोनेंट्स बोला है, तो जब तक क्लियर कट ना करे आप स्केलर मतलब क्या जाना, पूरा आई कैप भी लगाना है, जे कैप भी लगाना है, के कैप भी लगाना है, ये कंपोनेंट्स। तो गलत है कि उसने पूछा ही कहाँ स्केलर, क्या कह रहा है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर,
स्केलर बोलता तो मैं लगाता 1/2 1/√2 1/2। मेरे से उसने कंपोनेंट्स पूछे तो मैं तो पूरे कंपोनेंट्स बताऊंगा एक एक। समझ गए ना? सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर। चलें आगे। ओके। सो धीरे धीरे हमारे हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का आ रहा है, सारे सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। शो दैट दिस 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 इक्वल टू दिस दिस दिस। तो आपको प्रॉपर्टीज को यूज करना है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से करें तो हमारा आंसर ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आना। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर वेक्टर ए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन क्या कहती है कि वेक्टर ए का वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और ये डॉट प्रोडक्ट में भी लग सकती है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी लग सकती है, दोनों में लग सकती है। आप बिल्कुल आराम से इसको यूज कर सकते हो। कैसे यूज होती है ये? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। बस फर्क इतना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ये नॉन कॉम्यूटेटिव फॉर्म में यूज होती है और डॉट प्रोडक्ट में ये कॉम्यूटेटिव फॉर्म। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में आप ऐसे नहीं कर सकते कि बी क्रॉस ए कर दो या सी क्रॉस ए। पहले ए है तो इधर भी पहले ए, बाद में बी है तो बाद में बी, इधर पहले ए तो पहले ए, बाद में सी है तो बाद में। डॉट प्रोडक्ट में आप क्या कर सकते थे? स्केलर होता था तो आप उल्टा भी कर सकते थे, इधर नहीं कर सकते। लेकिन तो अब इसको कैसे करूं मैं? तो लेट्स टेक दिस इज अवर एलएचएस। दिख रहा है आपको? तो मैं क्या करूंगा? दिस 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 दिस। बस मैं हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? नॉन कॉम्यूटेटिव फॉर्म में यूज करूंगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है वेक्टर ए प्लस बी से, दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे हम। फिर माइनस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है अगेन वेक्टर ए प्लस बी से। आप इसकी सीक्वेंस को नहीं बदल सकते बिकॉज वी आर डीलिंग विथ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके चलो अब क्या करें? अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। तो यहाँ पे तो ए बी सी थे, यहाँ ए बी है, तो ध्यान से करना। ए क्रॉस है, ए क्रॉस है प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। ठीक है फाइन। उसके बाद आ जाओ, एक बार में यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है ना, तो अब एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि बाहर माइनस है ना। तो बी क्रॉस है प्लस बी क्रॉस बी। ठीक है डन। ठीक है। किसी भी वेक्टर का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है ना। तो ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो ए क्रॉस ए क्या जीरो नहीं होता है? जीरो वेक्टर होता है। क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है। ठीक है। ए क्रॉस बी को तो ए क्रॉस बी लिखना है, इसमें नो चेंज। ठीक है। माइनस अब बी क्रॉस ए को बी, एक बार तो आप माइनस बी क्रॉस ए लगाओ और उधर उधर जो है माइनस प्लस माइनस, लेकिन बी क्रॉस बी क्या हो गया? जीरो वेक्टर हो गया। डन। अब जीरो वेक्टर अगले केस में लिखो ही मत। बचा क्या? ए क्रॉस बी। और इस माइनस को अगर मैं प्लस कर दूं तो इट विल बी लाइक अगेन ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी इज ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी which is finally our RHS, which is finally our RHS, hence proved। डन। समझ आया? तो प्रॉपर्टीज अगर आती हैं, तो जब मैंने ट्राइंगल इनइक्वालिटी एंड कॉशी स्क्वाड्स इनइक्वालिटी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने इस तरीके से ही उसको प्रूव किया था। ठीक है ना? तो मैंने कहा था कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, इसको प्रूव करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस बड़ा आ रहा है ना। ठीक है, वो प्रोसेस बड़ा क्वेश्चन में बन के आ रहा है। ठीक है। तो इसके आगे आप कहाँ, इसके आगे तो आप ये रीजन डालेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड देन इसके आगे कहाँ, यहाँ आप ये डालेंगे बिकॉज माइनस ऑफ बी क्रॉस, ये आपको रीजनिंग देनी बहुत जरूरी है, इक्वल टू प्लस ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ठीक है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस दिस इक्वल टू ए जीरो वेक्टर, है ना। तो सेम टू सेम वही 1 to 1 करेंगे, और तो कुछ करना आता नहीं हमको, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। सो लेट्स से कि ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, राइट। ठीक है, तो करो। नहीं, एक काम करो ना, ये तो आपको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है ना, तो डिटरमिनेंट बनाओ। यस। तो लेट्स से कि इसका डिटरमिनेंट बनाता हूं मैं, और उसको फिर क्या करना है मुझे? जीरो वेक्टर से इक्वेट करना। तो इट विल बी लाइक आई कैप जे कैप क्या कैप। वैसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हो, लेकिन उससे बनेगा वही डिटरमिनेंट। उससे बनेगा ऐसा ही डिटरमिनेंट बनेगा उससे, है ना। अपन ने प्रूव जो किया है कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसको अपन ने प्रूव भी किया। हाँ ठीक है। तो अब हमको जब कंपोनेंट फॉर्म है तो हम ये यूज करेंगे। स्केलर कंपोनेंट्स क्या है इसके? 2 और 27, और इसके
1 लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, डन। चलो अब थोड़ा डिटरमिनेंट थोड़ा इजी लैंग्वेज में सॉल्व करें। तो आई कैप से कौन मल्टीप्लाई होगा? 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। ठीक है, माइनस जे कैप से कौन मल्टीप्लाई होगा? टेल मी। 2 म्यू, 2 म्यू माइनस ये 1 है ना, ये आई नहीं है, 1 27 बन जा 27। ठीक है, प्लस के कैप से कौन मल्टीप्लाई होगा? 2 लैम्डा माइनस 6। ठीक है, ओके। थोड़ा सा अगर और इजी लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 6, मतलब पहले मैं ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स लिख दूं, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप, दिस मच ऑफ आई कैप। और देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, थोड़ा इजी कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा प्लस 27 माइनस 2 म्यू टाइम्स जे कैप और प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 टाइम्स के कैप। अब ये मेरा फाइनल वेक्टर आ गया जिसके स्केलर कंपोनेंट्स ये हैं, आई कैप ये, जे कैप ये एंड के कैप ये। और मुझे गिवन है इसकी वैल्यू क्या है? जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, क्योंकि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, और मैग्नीट्यूड जीरो करने के लिए स्केलर कंपोनेंट्स को जीरो करना जरूरी है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कंपेयर 1 to 1, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू जीरो, वहां से मुझे मिसिंग कंपोनेंट्स पता चलेंगे। ठीक है ना। सो वी कैन व्हाट वी कैन राइट इट एज कि 6 म्यू माइनस 27 इक्वल टू जीरो, 27 लैम्डा, ओके, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू जीरो एंड 27 माइनस 2 म्यू इक्वल टू जीरो एंड 2 लैम्डा माइनस 6। यहां से आपको लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू चाहिए। तो देखो इसमें तो लैम्डा और म्यू दोनों है, इसमें ओनली म्यू है, इसमें ओनली लैम्डा है। तो डू वन थिंग, पहले जिसमें सिंगल सिंगल है, जिसमें सिंगल सिंगल है वो निकालो। तो यहां से 2 म्यू इक्वल टू 27, सो म्यू इक्वल टू 27/2। और यहां से 2 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा इक्वल टू 6/2 3। अब कोई कहे सर फिर उसकी क्या जरूरत? उसकी जरूरत है। अब ये लैम्डा और म्यू उधर पुट करो, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो ही ये म्यू एंड लैम्डा की वैल्यूज है, और नहीं होता है तो क्या आंसर होगा पता है? देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ताकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर बन सके। ठीक है, गलती मत कर देना, है ना, ये गलती कभी मत कर देना कि इसको पुट अप करके नहीं देखा। सो पुटिंग दिस इनटू दिस वी विल गेट व्हाट? 6 म्यू, तो 6 इंटू 27/2 माइनस 27 इंटू 3। ठीक है, करो तो 2 से 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 27, वही 27 3 जा 81, माइनस ये भी 81, इधर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, सो जीरो इक्वल टू जीरो, LHS इक्वल टू RHS। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसके नीचे लिखूंगा मैं, इसके नीचे, सो द, ये सेटिस्फाई हो गया ना, सो द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू आर, लैम्डा की 3 एंड म्यू की 27/2 रिस्पेक्टिवली। मैच करो आंसर, मैच हो गया। दीज आर द फाइनल आंसर, 3 and 27। ठीक है ना, आपको कुल मिला के पता होना चाहिए जीरो वेक्टर में सारे कंपोनेंट्स होंगे 0 0 0। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया आपने? 5th। गिवन दैट ए डॉट बी अगर जीरो है और ए क्रॉस भी जीरो वेक्टर है, सुनना ध्यान से, देखो वो भी क्लियर कर रहा है इस बात को कि देखो ए डॉट भी उसने जीरो लगाया है और ए क्रॉस भी उसने जीरो वेक्टर लगाया। इस चीज को अपन भी नोटिस में डालेंगे। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट वेक्टर ए एंड बी? तो वेक्टर ए और बी के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो, या आप क्या कह सकते हो कि ये कैसे वेक्टर्स होंगे, है ना। कैसे वेक्टर्स मतलब टाइप ऑफ वेक्टर्स कैसे होंगे, यूनिट वेक्टर्स होंगे, जीरो वेक्टर्स होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, इसके बारे में आप क्या कह सकते हो? फॉर श्योर क्या कह सकते हो, ऐसे नहीं कि सर शायद, फॉर श्योर क्या कह सकते हो वो बताना है। ओके, सो वी विल डू वन थिंग, वी विल एक्सप्लोर बोथ द गिवन पॉइंट्स। इसको इधर एक्सप्लोर करता हूं और इसको चलो एक बार लिख लेता हूं अलग अलग। पहले है देखो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, एंड दूसरी गिवन पॉइंट है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू जीरो वेक्टर।
ठीक है ना यही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इसको एक्सप्लोर करूंगा। तो ए डॉट बी का एक्सप्लोर्ड फॉर्म क्या होता है, बाय फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, राइट, इक्वल टू 0। और यहां से बोलना जरा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब एक एक करके इसको एनालाइज करो। देखो इसका मतलब है या तो ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है, तभी तो उनका प्रोडक्ट 0 है। तो मैं क्या लिख दूंगा, या तो मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 0 और या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 0 और या फिर cos थीटा इक्वल टू 0 विच गिव्स मी थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है ना। अब आओ इधर, इधर आओ। यहां से क्या क्या बातें कह सकते हैं अपन, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 0 और या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 0 या फिर साइन थीटा इक्वल टू 0 विच गिव्स मी थीटा की वैल्यू 0। ओके फाइन। अच्छा एन कैप तो वैसे भी वेक्टर है, तो इनमें से अगर कोई भी एक 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो वो 0 वेक्टर के इक्वेट हो सकता है ना। इसमें एन कैप को किसी से इक्वेट नहीं करना। फाइन, ओके। तो इधर से भी 3 केस, इधर से भी 3 केस। अब आप खुद सोचो, आप ऐसा केस सोचना है कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो आप ये कॉम्बिनेशन तो ले ही नहीं सकते। ले सकते हो क्या? ऐसा हो सकता है दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का भी एंगल बन रहा है एंड पाई बाय 2 का भी एंगल, तो ये तो खारिज हो गया केस दोनों साइड ही। तो एक ही तरीका है इसको करने का, या तो आप वेक्टर ए को 0 वेक्टर लो या वेक्टर बी को 0 वेक्टर लो, तो ही ए डॉट बी और ए क्रॉस बी 0 बनेंगे, अन्यथा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं एक कंक्लूजन लिख दूंगा, हेयर वी कैन से दैट हेयर द एंगल थीटा बिटवीन vector A, the angle theta between vector A and vector B cannot be pi by 2 and 0 at the same time। सेम टाइम में दोनों दोनों ले सकते हैं आप at the same time। so we can conclude that so we can conclude that either मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 0 है। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 0, दैट इज अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 है तो आइदर वेक्टर ए या वेक्टर बी 0 वेक्टर, आइदर वेक्टर ए और वेक्टर बी और बोथ, दोनों भी हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, और बोथ आर 0 वेक्टर्स। देखो पीछे आंसर यही है, या तो वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है या दोनों 0 वेक्टर्स। ठीक है। अब ये वैसे तो क्वेश्चन था, लेकिन इसको एक ट्रू फॉल्स या एक छोटे से क्वेश्चन का रिजल्ट भी याद करते चलना। अगर दोनों ही 0 आ जाए तो मैग्नीट्यूड ही 0 करना पड़ेगा, या तो एक का या दूसरे का या दोनों का। एंगल्स दोनों का एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, एंगल वाली बात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी दिस। तो आपको कंपोनेंट फॉर्म गिवन है और आपको ये शो करना है, यानी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ शो करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर। तो 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं, मैं स्मार्ट टेक्निक यूज करूंगा। आई विल यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व ही नहीं करूंगा, आई विल जस्ट यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो देखने में ये क्वेश्चन बड़ा भयानक लग सकता है, अरे यार 3 बार आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, फिर जोड़ना है घटाना है। देखो कितनी आसानी से करते हैं हम। हमको वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी गिवन है, तो एलएचएस पार्ट में हमारे पास बी प्लस सी है, तो स्ट्रेट अवे लेट्स फाइंड आउट वेक्टर बी प्लस सी। निकालू, तो मैं लेट से यहाँ निकाल लेता हूं। वेक्टर ए ये है, ठीक है, वेक्टर ए ये है, दिखाई दे रहा होगा आपको ना, दिस इज वेक्टर ए। वेक्टर बी ये है, ठीक है, दिस इज वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ये है। ये तो हो जाएगा गिवन पॉइंट्स, here the 3 vectors are given as this. Now straight away let's find out
बी प्लस सी, क्योंकि और किसी का डायरेक्ट सम तो है नहीं, एलएचएस में नहीं है ना। अरे कोई कैसा बी प्लस सी क्यों निकाल रहे हो? और किसी का डायरेक्ट सम तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो करना ही पड़ेगा बी प्लस सी तो, है ना। तो एग्जाम में आप वही पहले बी लिखेंगे फिर प्लस सी लिखेंगे। अभी मैं डायरेक्ट कर दूं, बी और सी के स्केलर कंपोनेंट जोड़ना जरा। बी वन प्लस सी वन आई कैप प्लस बी2 प्लस सी2 जे कैप प्लस बी बी2 प्लस सी2 ना बी थ्री प्लस सी3 के कैप। दैट्स इट। चलो अब मैं एलएचएस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एलएचएस इक्वल टू क्या है? एलएचएस ए क्रॉस बी प्लस सी, यही तो है। तो इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म बनाना जरा। तो ऊपर तो आप लिखोगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और टेल मी नीचे क्या लिखोगे आप? ए के स्केलर कंपोनेंट्स। तो टेल मी ए के स्केलर कंपोनेंट्स क्या है? ए1 ए2 ए1 ए2 एंड ए3। और बी प्लस सी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स ये और ये होंगे। कौन कौन से? ये और ये होंगे। तो मैं लिखने वाला हूं, देखो इसके क्या लिखूंगा? b1 प्लस c1 ब्रैकेट लगा देता हूं। इसके क्या हो गए? b2 प्लस c2, और इसके क्या होंगे? b3 प्लस c3। फाइन, ठीक है। चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है? ओके फाइन। ये है ए3 और ये है के कैप। कर दूं इसको बंद डिटरमिनेंट। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं एक बार के लिए, अब मैं लिख रहा हूं आरएचएस। आरएचएस बोलो। आरएचएस क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं तसल्ली से, आराम से, है ना। तो वही आई कैप, जे कैप, के कैप, और ए और बी के स्केलर कंपोनेंट्स लिख डालो। ए1 ए2 ए3, इस बार थोड़ा चेंज है, एज पर द क्वेश्चन चलना है ना। b1 b2 b3, ठीक है। प्लस, अब इसमें प्लस करना है ए प्लस ए क्रॉस सी करके, है ना। तो ए क्रॉस सी करूंगा तो वापस वही डिटरमिनेंट फॉर्म बनाऊंगा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, और ए के ही कंपोनेंट्स डालूंगा इधर, ए1 ए2 ए3, और सी के डालना है आपकी बार। तो C1 C2 C3। अब आप ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को बड़े ध्यान से देखना है जब डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा था, बिकॉज वो उसके लिए तो जरूरी है, आगे भी जरूरी है। तो देखो प्रॉपर्टीज हमेशा भयानक लगती है बच्चों को, लेकिन इधर उन्होंने कितनी बड़ी मदद कर दी आपकी। फर्स्ट रो सेम, सेकेंड रो सेम, फर्स्ट फर्स्ट से सेम, सेकंड सेकंड से सेम, तो सीधे ही थर्ड वाली जोड़ के नहीं लिख सकता क्या? या फिर ऐसे देखो, ऐसे देखो इसको, चलो या तो ऐसे कर दो, इसको तो एज इट इज छोड़ दो, एक काम करो, या तो इसको एज इट इज छोड़ दो और इसको स्प्लिट कर दो। इसको स्प्लिट कैसे कर सकता हूं मैं? आई जे के, मतलब स्प्लिटिंग अलोंग सी रो 3 R3, स्प्लिटिंग अलोंग R3, प्रॉपर्टी 4 या 5, है ना। स्प्लिट कर देते हैं अपन किसी भी रो या कॉलम से, तो उसमें अपन बाकी रोज को नहीं छेड़ते हैं, उसमें अपन बाकी रोज को नहीं छेड़ते हैं, केवल उनको सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। b2 b3 देन प्लस आई कैप, जे कैप, के कैप, a1 a2 a3, और C1 C2 C3। दोनों ऑप्शन है, या तो इसको स्प्लिट कर दो और या फिर इसको मर्ज कर दो। कुल मिला के दोनों जगह से वी हैव गॉट एलएचएस एग्जैक्टली इक्वल टू, ये एलएचएस है, सेम शक्ल का है। मैं सॉल्व क्यों करूं? सेम शक्ल का आ गया ना, तो सॉल्व इसको करूंगा तो भी तो वही आएगा, है ना। तो इस तरीके की टेक्निक्स आपको एग्जाम में। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सो थैंक्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स कि हम बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन करने से बच गए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, या तो वेक्टर ए जीरो है, जीरो वेक्टर है, या फिर वेक्टर बी एक जीरो वेक्टर है। अभी अभी हमने कहा कि ए क्रॉस बी के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, तो अगर ये जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो, ये जीरो वेक्टर है तो अगर इन दोनों में से कुछ भी हो जाए तो ये चीज कंफर्म है कि ये चीज तो होगी, होगी ना। इस चीज से कंफर्म ये चीज होगी। लेकिन इसका कन्वर्स भी ट्रू है क्या, ये आपको चेक करना है कि अगर हमेशा ए क्रॉस बी जीरो है, मतलब आपको ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो ऑलरेडी गिवन है ना, आपको प्रूव करना है कि वेक्टर अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों जीरो वेक्टर्स होंगे क्या, या दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर होगा क्या? बोलो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। अब आपको ऐसे एग्जांपल्स लेके दिखाता हूं जिसमें ना तो वेक्टर ए जीरो है
ना वेक्टर भी जीरो है फिर भी कन्वर्स जीरो, और फिर भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फिर भी जीरो है। कैसे? देखो, मतलब एक्चुअली आपको ये प्रूव करना है कि आपको गिवन पॉइंट में तो है, और ऐसा डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज में भी आया था, आपको गिवन पॉइंट तो है, उसमें भी कन्वर्स ट्रू नहीं था, इसमें भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, ही तो गिवन है। और आपको प्रूव क्या करना है या चेक क्या करना है, टू चेक या टू प्रूव कि वेक्टर ए इज ए जीरो वेक्टर है या नहीं है, एंड वेक्टर बी एक जीरो वेक्टर है या नहीं, ये आपको चेक करना है। समझ आया? ओके, नाउ डू वन थिंग, डू वन थिंग, मुझे बताओ ए क्रॉस बी क्या होता है? वी नो दैट ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी होता है, बोलो। यस, यस, साइन थीटा इनके। अब वेक्टर ए क्रॉस बी को जीरो वेक्टर बनाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड जीरो करना पड़ेगा, है ना? तो मैं लिख रहा हूं सो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। तो सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साइन थीटा हो जाएगा इसका। भाई इतना पार्ट मैग्नीट्यूड ही तो होता है इसका, है ना? तो इसका मैग्नीट्यूड अब ये जीरो करना है, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस बी को जीरो वेक्टर करना है, तो इस मैग्नीट्यूड को जीरो करना है, इक्वल टू जीरो करना है। क्यों? मैं रीजन लिख दूंगा, सिंस सिंस ए क्रॉस बी इज ए जीरो वेक्टर, ठीक है ना? अब इसको जीरो करना है तो तीन ऑप्शन कौन कौन से हैं? या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को जीरो करो, यस, कोलिनियर नॉट पैरेलल, वेक्टर्स की दुनिया में पैरेलल वर्ड भूल जाओ, कोलिनियर वर्ड आ जाता है ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को जीरो करो, और साइन थीटा को जीरो करो। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या जरूरी है क्या इन्हीं दोनों को जीरो करूं? कोई जरूरी नहीं है, साइन थीटा को कर लो, मजे करो। तो वेक्टर ए एंड बी कैन बी नॉन जीरो वेक्टर्स, बट साइन थीटा को जीरो कर दूं, यानी उन दोनों के बीच का एंगल ही जीरो है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा ही आएगा ना। यानी कि आप घुमाए नहीं, देखो वेक्टर ए बहुत लंबा है, 10 फीट लंबा है, वेक्टर बी भी 10 फीट लंबा है, आपने उनके बीच में 0 डिग्री एंगल ना, आप इधर घुमा रहे हो ना इधर घुमा रहे हो, तो ना स्क्रू अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। स्क्रू की लंबाई तो इतनी बड़ी है, लेकिन ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है। तो दिस इज द केस कि ए क्रॉस भी जीरो हो रहा है, क्योंकि तीसरा वेक्टर पैदा ही नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी लंबाई अभी भी है। ए भी नॉन जीरो वेक्टर था और बी भी नॉन जीरो वेक्टर था, है ना? तो मैं क्या कर दूंगा, एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, सो सो टेकिंग टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू नॉन जीरो, इक्वल टू नॉन जीरो, इसको मैं नॉन जीरो ले लूं, तो वी गेट व्हाट, साइन थीटा इक्वल टू जीरो implies थीटा इक्वल टू जीरो। सो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्या लिख दिया मैंने? सो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब कोई मुझे इसका एग्जाम्पल दे सकता है? ठीक है ना, नॉट ट्रू, और द केस कौन सा है? एंड द केस इज ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, एंड द केस इज ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स ले लो फटाफट, क्योंकि 0 डिग्री एंगल बनाने वाले कौन से वेक्टर्स होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, है ना? तो 0 डिग्री बनाना है आपको थीटा को नहीं। तो देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे आपके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल आप लिख के आ जाना, एग्जांपल क्वेश्चन में इतना लिख दिया ना आपने, द केस इज ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, तो उसके आगे आप लिख के आ जाना, फॉर एग्जांपल लेट्स से लेट्स से वेक्टर ए इक्वल टू कुछ भी मन में जो आ रहा है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, है ना? और अब मैं इसका कोलिनियर वेक्टर निकाल देता हूँ। कोलिनियर वेक्टर मतलब वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, यही तो होता है कोलिनियर वेक्टर। तो वेक्टर बी को मैं इसका 2 गुना 3 गुना कुछ भी 2 गुना कर दूं, 6i कैप माइनस 4j कैप एंड प्लस 10k कैप। अब देखो, ना तो वेक्टर ए जीरो वेक्टर है, इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, एंड ना तो वेक्टर बी एक जीरो वेक्टर है, लेकिन इनका एक क्रॉस भी निकालना जरा। देखो इधर आओ, i कैप, j कैप, k कैप, 3 - 2 5, 6 - 4 10। वैसे तो आप प्रॉपर्टी यूज करो, 2 कॉमन लो तो दो रो सेम हो गई, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। बट आप ऐसे भी निकालोगे ना क्रॉस करके, तो भी आंसर आएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लूं अगर मैं, तो इट विल लाइक, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लूंगा ना इसमें से, एक रो में से 2 कॉमन ले ली, सो इट विल बी लाइक i कैप, j कैप, k कैप
3 - 2 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 - 2 5। तो दो रोज अगर सेम हो गई तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, तो 2 × 0 यानी कि 0। तो देखो वेक्टर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बट ना तो वेक्टर ए 0 था, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। समझ में आ गई है? तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो ऐसे कर लो या फिर कोई भी एक एग्जाम्पल लेके कर लो, दोनों से किसी से भी आप एग्जाम कर सकते हो। यस, आप टेक एनी टू नॉन जीरो बट कॉलिनियर वेक्टर्स। तो नॉन जीरो कॉलिनियर वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो खुद तो जीरो नहीं होते बट उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो बनता है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में भी ऐसा एग्जांपल आया था, उसमें क्या किया था याद है कुछ? नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स ले लो, नॉन जीरो लो लेकिन कैसे लो, परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। वेक्टर खुद नॉन जीरो है बट फिर भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आ जाइए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लास्ट टू टॉपिक्स। हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए है ना, जिसके वर्टिसेस हैं ये। तो एक बार एक कोई भी रफ ट्राइंगल बना देता हूं मैं। बोलो ए क्या है? 1 1 2। बी क्या है? 2 3 5। एंड सी इज व्हाट? 1 5 5। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला सीखा है हमने? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वैसे तो इसका आंसर वैसे भी निकाल सकते हो 1/2 इंटू जो फॉर्मूला x1 इंटू y1 माइनस y2 से भी निकाल सकते हो, बट उससे नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेक्टर अलजेब्रा को यूज करेंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्योर 3D को नहीं यूज करेंगे ना। तो ये क्या है 1 3 है ना। हाँ, तो बोलो क्या सीखा है आपने? आप किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ लो, जैसे बी को पकड़ लो, सी को पकड़ लो या ए को पकड़ लो। तो लेट्स से मैंने बी को पकड़ लिया, तो बी को इनिशियल पॉइंट मानते हुए, दो एडजेसेंट वेक्टर्स बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? वेक्टर बी ए, वेक्टर बी सी। तो मैं यहां से वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी पहले तो लिख दूंगा, हेयर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर गिवन एज ए बी सी, जो भी गिवन है। तो नाउ टेकिंग बी एज द कॉमन initial point we get two co-initial vectors, we get two co-initial vectors। कौन से मिले दो co-initial vectors बोलो? वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी। बी को लिया ना कॉमन, तो इन दोनों वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म निकालो। सो वेक्टर बी ए निकालो, कितनी आएगी बोलो? बी माइनस ए माइनस बी, टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो 1 - 2 यानी कि सिंपली कर रहा हूं अभी मैं थोड़ा फास्ट, माइनस आई कैप, देन 1 - 3 -2 जे कैप, एंड 2 - 5 यानी कि -3 के कैप। एंड साथ में वेक्टर बी सी भी निकाल लो साथ के साथ ही। तो टर्मिनल माइनस इनिशियल एंड 1 - 2 यानी वही माइनस आई कैप, 3 - 3 यानी कि 0 जे कैप, एंड 5 - 5 यानी 0 के कैप। तो ये आ गया आपका वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी। ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा रहा हूं सीधे में। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC when two sides representing two नहीं when two vectors when two co-initial vectors representing दो कोइनिशियल वेक्टर्स इस ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने चाहिए। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन। तो उस ट्राइंगल का एरिया कुछ ऐसे निकालते हैं, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इनटू इन दोनों का मैग्नीट्यूड का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो उसको अपन वैसे वेक्टर ए स्मॉल लेटर में ऐसे लिए थे फॉर्मूला में, लेकिन अभी अपने पास स्मॉल लेटर, या तो मान लो इसको लेटर से वेक्टर ए मान लो और इसको लेटर से वेक्टर बी मान लो। ये तो वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए हो गया। तो अब फिर भी आप कर सकते हो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, या फिर नहीं मानो तो फिर आप पूरा लिखोगे कैसे? ए क्या लिया आपने? वेक्टर बी ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी सी, कैसे भी लिख दो। चलो, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड करना है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट करो पहले तो है ना, और फिर मैग्नीट्यूड निकालना। पहला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये आपका है ना। तो वेक्टर बी ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी सी क्विकली करते हैं हम, वही आई कैप जे कैप के कैप। स्केलर कंपोनेंट्स बी ए के क्या है? -1 -2 -3, उसके क्या है?
-1 0 0। सो क्या, हाँ रो के अलोंग, अच्छा रो 3 के अलोंग आप कह रहे हो एक्सपैंड कर दो, अच्छा डायरेक्टली, तो रो 3 के अलोंग एक्सपैंड करें तो ये गया, केवल और केवल क्या बचता है, जीरो आई कैप, आई कैप भी लिखना तो पड़ेगा ना भाई, जे कैप वाले देखो ये और ये गया, तो अब आप इसको और इसको तो मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, आई कैप से तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं, तो आई कैप का कंपोनेंट भी नहीं बनेगा, जीरो आई कैप, और जे कैप से करोगे तो फिर माइनस, इससे अच्छा आप शुरू से ही कर लो, इससे अच्छा आप शुरू से ही कर लो, बोलो आई कैप के कंपोनेंट, ये गया तो जीरो आई कैप बन रहा है ना, और फिर माइनस जे कैप के कंपोनेंट ये गया, तो जीरो माइनस +3, तो -3 और एक माइनस ऑलरेडी, तो +3 जे कैप, ठीक है, के कैप के कंपोनेंट यूं गया, तो -2 के कैप, सही है। देखो जे कैप के आगे ऑलरेडी माइनस लगता है, ऑलरेडी माइनस लगता है, तो उस वजह से प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका ये, तो नाउ इसका मैग्नीट्यूड निकालो, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए क्रॉस बी सी, है ना, तो इट विल बी लाइक √0² प्लस 3² प्लस -2 का स्क्वायर, तो 3² 9 और 4 √13, तो अब मैं इसको यहाँ पुटअप कर दूं, इसको मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ इस वैल्यू को, सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/2 इंटू √13, यानी कि √13/2 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, मैच करो, क्वेश्चन नंबर 9, √61/2, क्या गलती करिए फिर तो, 1 1 2 2 3 5 और 155 लिखा था हमने, 135 कर दिया उसको गलती से, सो दिस इज द मिस्टेक, क्विकली करेक्ट करो, ये क्या है 155, ठीक है, तो 155 तो क्या गलती हो जाएगी, बी ए तो सही निकला होगा, बी सी गलत निकला होगा, 1 -2 -1 5 -3 यहाँ 2 आएगा, ठीक है, देन 5 -5 0, आगे चलो, तो अब इसके स्केलर कंपोनेंट्स -1 और यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, यहाँ 2 आएगा, तो आपका वेक्टर भी अलग बनेगा कुछ, ठीक है, तो आई कैप जे कैप तीनों अलग बनेंगे, बनाओ, तो आई कैप इधर रखा तो जीरो माइनस -6 +6 हो जाएगा ना, 6 आई कैप हो जाएगा, 6 आई कैप, जे कैप पे आओ, ये गया जीरो, ये तो वही सेम बनेगा 3 जे कैप, ठीक है, और उसके बाद के कैप पे आओ, ये गया, तो -2 और फिर -2, क्यों -2 -4 हुआ ना, देखो -1 × 2 -2, माइनस -1 × -2 +2, तो -4 हुआ ना, तो -4 के कैप हुआ, तो अब निकालो मैग्नीट्यूड जरा, करो, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो बोलो 6 का स्क्वायर 36 एंड 9 45, 45 एंड 16 55 61 हो गया, √61, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा √61, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा √61, तो एक 5 को 3 लिखना कितना भारी पड़ सकता है देखो, है ना, एक 5 को 3, सो हो गया टाइम, 3 क्वेश्चन आप घर पे देख लेना, मैं वीडियो बना देता हूँ, है ना। अच्छा एक बस एक चीज सुनते जाओ, अगला क्वेश्चन मुझे ध्यान है किस पैटर्न का है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये डिस्कस हुआ था काफी, देखो 10th एंड 12th में डिफरेंस देखो, फिर आप वीडियो में देख लेना, 10th में क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है, और 12th में क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, पहली बात रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, अलग अलग नहीं लगेगा, दूसरी चीज इसमें साइड से गिवन है, लेकिन इसमें वर्टिसेस गिवन है, तो ये क्वेश्चन 12th वाला तो अभी अभी जो किया है क्वेश्चन 9 उससे रिलेट करता है, दो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से, इसमें भी दो एडजेसेंट साइड्स बनानी पड़ेंगी, है ना, लेकिन उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी बनी बनाई है, तो उसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी सीधे ही करना, समझ आया, ये डिफरेंस है, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी लगाना है हमको, और पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट क्या कह रहा है, हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय, लेट्स से कि ये एक पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने को तामझाम करना पड़ा ना कि एडजेसेंट साइड्स इससे डिटरमाइन हो रही है, ये करना है वो करना है, इस बार वो थोड़ा सा हमारे लिए उसने करके दे दिया ऑलरेडी, तो हमको बड़े ध्यान से पढ़ना है कि हमको साइड्स गिवन है या हमको वर्टिसेस गिवन है, पिछले क्वेश्चन में वर्टिसेस गिवन थे तो हमको साइड्स बनानी पड़ी वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से, इस बार सीधी सीधी साइड्स ही दे दी,
तो फिर से मत बना देना, कुल मिला के बी माइनस से फिर से मत कर देना, ये माइनस बी करने की कोशिश मत करना। तो सिंपली आप क्या करोगे, लेट से ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस ले लो, ए बी सी डी से कंफ्यूज हो जाओ तो पी क्यू आर एस। तो ये है मेरा वेक्टर ए, जो कि गिवन है आपको आई कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये है वेक्टर बी। एडजेसेंट साइड्स लेनी कोई भी ले सकते हो। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में भी आप कोई भी एडजेसेंट साइड्स ले सकते थे, जरूरी नहीं था बी ए बी सी, आप सी बी सी ए भी ले सकते थे, आप ए बी ए सी भी ले सकते थे, ठीक है ना। तो ये वेक्टर बी गिवन है 2 i कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऐसे गिवन है हमको, तो हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। सीधे ही निकाल रहा हूं मैं, ज्यादा स्टेप्स ना लिख रहा हूं उसमें। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एस गिवन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला है, एडजेसेंट साइड्स अगर ए वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट हो रही है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मैग्नीट्यूड क्रॉस वेक्टर बी, मतलब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करके फिर मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं कि पहले मैग्नीट्यूड निकालो, वो नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एक क्रॉस भी तो निकालना ही पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो करना ही पड़ेगा। पूरी एक्सरसाइज में आपने नोटिस किया क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सरसाइज है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो करीब करीब हर इक्वेशन में करना ही पड़ रहा है, किसी भी तरीके से कंपोनेंट फॉर्म से करवाए या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला से करवाए। आई कैप जे कैप के कैप, तो ए के कॉम्पोनेंट्स हैं 1 - 1 3। अच्छा, कोई ये भी कह सकता है कि सर पहले बी के लिख दूं बाद में ए के लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो सेम टू सेम आ जाएगा। अगर आप बी क्रॉस से निकालोगे तो वेक्टर आपको पिछले वाले का नेगेटिव बनेगा, जो ए क्रॉस बी में बनना है उसका बी क्रॉस है उसका नेगेटिव बनेगा, लेकिन एरिया या एरिया निकालने के लिए तो आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो जैसे आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा, सेम हो जाएगा ना, प्लस माइनस साइन हट जाएंगे, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1 - 1 3 तो यहाँ आ गया, एंड 2 - 7 1 यहाँ आ गया। निकालो मैग्नीट्यूड तसल्ली से, आई कैप। सो -1 × 1 -1 -7 × 3 -21 तो हो जाएगा +21, माइनस जे कैप लगाते हैं अपन, ये गया ये गया, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, प्लस के कैप भी लगाते हैं हम लोग, ये गया ये गया 7 -7 -7 -2 एंड +2, ठीक है। तो इट विल बी लाइक 21 - 1 यानी कि 20 i कैप, और -5 और -12 भी है तो +5 j कैप, एंड -7 +2 यानी कि -5 k कैप, ठीक है। तो और अगर आप बी क्रॉस ए करते, अगर आप बी क्रॉस करते तो इसी का नेगेटिव वेक्टर मिलता आपको, -20 i कैप मिल जाता, -5 j कैप और ये +5 अब इसका मैग्नीट्यूड ना, इधर ही निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, सो इट विल बी लाइक 425 तो √450 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 245 × 10, 10 से तो आया 2 × 5, 45 × 10, तो ये 45 का मतलब है 3 × 3 × 5, और 10 से 2 × 5, तो 5 का एक पेयर मिला 3 का, तो 5 3 × 15 तो बाहर 15 √2 यूनिट्स आंसर। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, 450 = 2 × 225, 225 का √15 होता ही है ना, 15 √2 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, नॉट यूनिट्स, बिकॉज लेंथ नहीं है ये एरिया है। तो 15 √2 स्क्वायर, अगर आपने इतनी भी गलती कर दी तो भी आपके एग्जाम में मार्क्स कटेंगे, ये आप बिल्कुल निश्चित तौर पर मान के चलना, इतनी गलती भी अफोर्ड नहीं कर सकते है ना। 15 √2 स्क्वायर, अब क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो सीधे पहले 11 से पहले 12 कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें वर्टिसेस गिवन है ना, तो कनेक्ट हो जाएगा वो, नहीं तो साथ में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर्स, भाई ए का पोजीशन वेक्टर ये है, बी का पोजीशन वेक्टर ये है, सी का पोजीशन वेक्टर ये है, और डी का पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर एक्चुअली वर्टिसेस ही तो होते हैं, मतलब ए के वर्टिसेस हो गए -1, (1/2, 4), बी के हो गए 1 1/2, 4, सी के हो गए 1 -1/2, 4, और इसके हो गए -1 -1/2, 4। तो ये इसके वर्टिसेस ही हो गए ए बी सी डी के। तो पिछले 9th वाला, इससे पिछले से पिछले क्वेश्चन वाला हो गया ये, जिसमें हमको वर्टिसेस गिवन है, अब आपको एडजेसेंट साइड्स बनानी है, जैसे बी ए - BC बना लो, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स आपको बनानी है, इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो देखो फटाफट से रेक्टेंगल बना देता हूं मैं एक, लाइक
एंड रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, तो ऐसे नहीं सोचना कि सर रेक्टेंगल का तो एरिया बताया नहीं था आपने, वही सेम होगा। पैरेललोग्राम का एरिया मिल गया तो आपको रेक्टेंगल का भी मिल गया, आपको रोम्बस का भी मिल गया, आपको स्क्वायर का भी मिल गया। ऑल ऑफ दीज फोर फिगर्स का फॉर्मूला सेम होगा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, यही मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है ना, जहाँ पे ए और बी किस इस क्वाड्रिलेटरल की, इन चार तरह के क्वाड्रिलेटरल्स की कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। सो लेट्स से ए बी सी डी मार्क कर दूं मैं इसको, ए बी सी डी। तो पॉइंट ए के या वर्टेक्स ए के पोजिशन वेक्टर अगर ये गिवन है तो उसके कोऑर्डिनेट्स में पता कर सकता हूँ क्या, -1, 1/2, 4। ठीक है, पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर, पॉइंट ए का ये है, पॉइंट बी का ये, ध्यान से देखना। तो बी का क्या कर सकते हैं अपन, 1, 1/2, 4। सी का है ये, तो इसके हो जाएंगे 1, -1/2, 1, -1/2, 4। एंड डी के ये हैं तो इसके हो जाएंगे -1, -1/2, +4। ठीक है, चलो तो अब ये चारों कोऑर्डिनेट्स, चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। ठीक है ना, तो अब अपने को वही, लेट से ए को ले लेता हूँ की बार कॉमन वर्टेक्स, और इससे बना देता हूँ मैं दो को इनिशियल वेक्टर्स लाइक दिस, वेक्टर ए डी एंड वेक्टर बी। वैसे आप कोई भी ले सकते हो, मैंने वैसे जैसे आपको पहले कहा। ठीक है ना, तो वेक्टर ओ ए, वेक्टर ए बी, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। नाउ वेक्टर ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, यही तो करते हो। और पोजिशन वेक्टर ऑफ बी ये है, इसमें से इसको माइनस करना है, और नहीं तो कोऑर्डिनेट से चलो तो कोऑर्डिनेट 1 to 1 माइनस कर लो, सेम आंसर आएगा ना। तो करो 1 to 1 माइनस, तो 1 - -1 यानी कि 2i कैप, 1 - -1 विल गिव मी 2i कैप, एंड 1/2 - 1/2 0j कैप, 0j कैप, एंड 4 - 4 0k कैप। ठीक है, एंड साथ में निकालो, ए बी वैक्टर निकाला तो ए डी वैक्टर, वेक्टर ए डी, ये निकालने के लिए पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ डी, पॉइंट डी दैट इज वेक्टर ओ डी, एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दैट इज वेक्टर ओ ए का सब्ट्रैक्शन करना है ना। ठीक है, तो दिस माइनस दिस करना है आपको, है ना। करो, -1 -1, ये अब की बार 0i कैप बन रहा है, जिसके सेम सेम हो तो 0 बनेगा। -1/2, -1/2, -2/2 यानी -j कैप बन रहा है, एंड 4 - 1 ये 0 बन रहा है। तो दोनों में दो जीरो हैं और एक वो है, तो इजी है उल्टा हमारा, क्योंकि वैसे भी एमसीक्यू में है तो ज्यादा कैलकुलेटिव है नहीं। तो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, पैरेललोग्राम एबीसीडी, क्योंकि पैरेललोग्राम वर्ड लगाएंगे तो ही तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए डी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए डी नीचे निकाल लेता हूं मैं, मैग्नीट्यूड नहीं, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, वही i कैप, j कैप, k कैप। तो ये हो जाएगा स्केलर कंपोनेंट्स 2 0 0 0 -1 0। ठीक है, तो इक्वल टू, देखो i कैप के कंपोनेंट्स हो जाएंगे 0 0 0, कुछ i कैप का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, 0 i कैप। j कैप के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये गया 0 0, इसके भी कोई कंपोनेंट्स नहीं होंगे, 0j कैप होगा। और k कैप के कंपोनेंट्स होंगे क्या, इसके जरूर होंगे, ये गया तो -2, -2 k कैप। सो दिस इज माई वेक्टर, दिस माई वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा कैसे, √ऑफ 0² प्लस 0² प्लस -2 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √4 यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल आंसर, यानी तो नीचे 2 स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, डन। ठीक है, और देखो अगर ये एमसीक्यू भी नहीं आता, थोड़ा डिटेल में आता है, तो आपको पोजीशन वेक्टर वाला अगर कॉन्सेप्ट गिवन है तो आप, जैसे ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था शायद पिछले एक्सरसाइजेस में, हमको क्या एक ओरिजिन लेना पड़ेगा, फिर ये इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए जो भी गिवन है, वेक्टर ए ले लो, वेक्टर डी ले लो, वेक्टर बी ले लो, वेक्टर सी ले लो, इस तरीके से आपको बनाने पड़ेंगे चारों, है ना। और अभी मैंने डायरेक्ट इसके पोजीशन वेक्टर से सीधे कोऑर्डिनेट्स मान के कर लिया ना। आपको देख डिसाइड करना पड़ेगा कितना टाइम आपके पास बचा है क्वेश्चन को करने के लिए, और कितना वेटेज है क्वेश्चन की, सारी चीजें डिसाइड करके आपको उतना ही बड़ा फिगर बनाना है, या उतना ही डिटेल्ड में फिगर बनाना है, या शॉर्ट में बनाना है, ये डिसाइड करना है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी गिवन है, ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है ऐसा गिवन, तो ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से एक चीज पता चलती है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। इफ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, तो एंगल आपको पता लगाना है कि
मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर बी का के बीच का एंगल क्या है। तो जब एंगल की बात हो गई, जब मैग्नीट्यूड की बात हो गई, तो ए क्रॉस बी का आप वो वाला फॉर्मूला लगा दो। ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इंटू एन कैप। और क्योंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो मैं एक लाइन लिख दूंगा नीचे, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो इधर एलएचएस में तो ये वेक्टर है, तो वेक्टर को कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और उधर देखो, उधर इसका मैग्नीट्यूड ये है ना, आरएचएस में जिस फॉर्म में रखा हुआ है, इसमें ये तो डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड, तो इक्वल टू मैग्नीट्यूड बराबर मैग्नीट्यूड दिस इंटू दिस इंटू साइन थीटा। अब इसमें से तीन चीजें गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और थीटा पूछा है। वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट। देखो क्या क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिवन है 1 यूनिट, क्योंकि ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, हम भी लिख देंगे सामने। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, 3 यूनिट्स गिवन। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, √2/3 यूनिट्स, √2/3 इंटू साइन थीटा। इसके सामने रीजन लिखना जरूरी है काफी, कि आपने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 कैसे ले लिया। उसका रीजन लिख देंगे, बिकॉज ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं तो और क्या होगा। ठीक है, तो यहां से ये 3 से 3 गया, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 विच इज इक्वल टू साइन π/4, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूट एंगल है ना, तो एक्यूट एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला यही बनेगा, थीटा इक्वल टू π/4। So option number B is the correct answer. Option number B. Option B. 5/4। मैच कर लेना आप, ये लास्ट के तीनों क्वेश्चंस, कोई है नहीं यहाँ पे स्टूडेंट ऑफलाइन मेरे पास, तो आप आंसर्स मैच कर लेना। मेरे को पता नहीं है, बुक नहीं है मेरे पास चेक करने के लिए। अगर आंसर मिसमैच है तो आप कल मुझे आके जरूर बताएं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो वी विल ऑल्सो वर्क अपॉन दैट अगर आंसर मिसमैच है तो। अदरवाइज हम कल स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मिसलेज। तो टोटल 4 एक्सरसाइजेस हमने कर ली, पूरे कॉन्सेप्ट वाइज हमने चैप्टर को डिटेल में पढ़ा। अब इसके मिलते जुलते वेक्टर के मिसलेनियस क्वेश्चन हम सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो कल हम इसलिए स्टार्ट करेंगे, आपको एग्जांपल्स अपने आप करने, डाउट हो तो पूछने, हम सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे जैसा कि हमारा प्रथा बनी हुई है, हमारा ट्रेंड बना हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।